So let us start with our today's session. So in the last session we had done with many things, advantages, disadvantages of the general type of cloud. आज कुछ नई शुरुआत करेंगे. We will go to the service models of cloud computing. But before going that, अगर आपको याद है तो हमने आपको बताया था कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड, उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वाला आंसर कर लिया था. अब उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बारी आती है. तो मैंने आपको जो बताया था कि हम आपसे बाद में कराएंगे, वो इसलिए बताया था कि उनको अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लाइक लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर हम पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड को कंपेयर करें, तो पब्लिक क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपको एडवांटेजेस में लिखना है. जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होता है पब्लिक क्लाउड में? ये स्केलेबल है, हाईली अवेलेबल है, हाईली अफोर्डेबल है. ये हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स. उसके निगेटिव, अच्छा एक और पॉजिटिव पॉइंट वहाँ पर बनता है, वो है आपका स्ट्रिंजेंट एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स का स्ट्रिक्ट होना. ये एक पॉजिटिव पॉइंट है. बट अगर हम लोग निगेटिव पॉइंट की बात करें, पब्लिक क्लाउड में निगेटिव पॉइंट क्या आएगा? सबसे बड़ा है डेटा की सिक्योरिटी को लेकर के दिक्कत है. फिर आपको पब्लिक क्लाउड को प्राइवेट क्लाउड से कंपेयर करना है, और आप जब कंपेयर करोगे तो फिर आपको लिखना है कि प्राइवेट क्लाउड में डेटा की सिक्योरिटी अच्छी है, यहाँ पर डेटा की सिक्योरिटी कम है. प्राइवेट क्लाउड में आपके डेटा पर सेंट्रल कंट्रोल है, पब्लिक क्लाउड में डेटा पर आपका कोई भी सेंट्रल कंट्रोल नहीं है. तो कुछ इस हिसाब से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको लिखना है. क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? मतलब अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आपने मेन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लाउड के पढ़े हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है, और अलग अलग टाइप्स को लॉजिकली समझा है, और उसे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ा है, तो फिर आपको अलग से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कुछ अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. एंड इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, तो आपको क्या करना है कि उसी स्पेसिफिक टाइप के जो क्लाउड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड करना है पॉजिटिव नेगेटिव में, और फिर उसको दूसरे टाइप के क्लाउड से कंपेयर करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? प्लीज टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो जहाँ पर हो सके हमको वहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी. अंडरस्टैंड, इतना बड़ा समुंदर है आपका सिलेबस, EISSM और बाकी सब्जेक्ट्स भी है, तो जहाँ हो सके हमको टाइम सेविंग करके टेक्निक्स को यूज़ करना है. सो दैट इज़ दैट एरिया. तो उसको अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप वहाँ पर पॉइंट्स जाकर रीड करोगे तो देखो कंटेंट भी काफ़ी कम है, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वही वहाँ पर लिखा हुआ है. तो आपको बस क्या करना है, इस क्लाउड को उस क्लाउड से कंपेयर करके भी इसकी तारीफ करनी है, उसकी बेइज्जती करनी है, और जब आप डिसएडवांटेजेस लिखोगे उसकी तारीफ करनी, इसकी बेइज्जती करनी है, इस हिसाब से. सो दैट वाज ऑल अबाउट एडवांटेजेस एंड ऑल दैट थिंग. और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पर इंस्टीट्यूट मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है जब अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स. क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स. तो आई विल रिकमेंड कि यहाँ पर आपने स्टार मार्क लगा देना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल. मतलब ICAI के साइड से ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? एक तो मेन क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस वगैरह आएगा, या फिर सर्विस मॉडल्स में से कहीं से आएगा. बस सर दोनों पे क्वेश्चन नहीं आएगा क्या? बेटे बाकी भी चैप्टर है ना, और 35 मार्क्स का ही आपका पेपर है, तो थोड़ा सा वेटेज वाइज भी आपको देखना पड़ेगा. तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ज़्यादातर जहाँ से क्वेश्चन आता है वो है आपका सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म सर्विस मॉडल्स? कोई बता सकता है मेरे को? सर्विस मॉडल इस वर्ड से हमें क्या पता लग सकता है? मतलब इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता लगेगा? ये नीचे का मत पढ़िए आप, सिर्फ सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका मीनिंग क्या होगा? कुछ बताइए जो भी आपके मन में आ रहा है. किसी को मतलब ऐसे कुछ सर्विस प्रोवाइड करें तो उसके लिए जो मतलब क्लाउड लगे हो उसको सर्विस मॉडल बोलेंगे. अच्छा, और एनीथिंग एल्स? बताओ, मैं बताता हूँ. सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने अलग अलग टाइप के बिजनेस मॉडल्स बनाए. एक बार फिर से रिपीट करूंगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने अलग 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 टाइप के क्या बनाए हैं? बिजनेस मॉडल्स बनाए हैं. उसी को हम लोग कहते हैं सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग. एंड आई कैन सी मैनी स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग. तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया आप फटाफट से जो है टाइम पर आ जाया करो, ताकि बाद में डिस्टर्बेंस नहीं होती है क्लास में. चलो, सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कि सर्विस मॉडल्स का मतलब होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसका यूज़ करके क्या हम कोई अलग अलग टाइप के बिजनेस मॉडल्स बना सकते हैं क्या? तो चलिए, देर आर मेनली 3 बिग टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग. हम उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS. फिर हम उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS.
और एक होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, उसको बोलेंगे PaaS। सर ये क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए इस पर हम लोग अभी आज चर्चा करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी ज़रा ध्यान देना इस पे, आपको यहाँ पर मैं बिजनेस की बेसिक साइकिल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखो तो कोई भी प्रोडक्ट, अगर मैं शर्ट की बात करूँ तो उसका पहले मैन्युफैक्चरिंग हुआ रहेगा, उसके बाद उसको होलसेलर रिटेलर ने बेचा होगा, और उसके बाद ये मैं यहाँ पर हूँ, आप और मैं, हम लोग कंज्यूमर है, उसके पहले होलसेलर रिटेलर, और उसके वहाँ पर पहले क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो इसी तरह से जैसे ये नॉर्मल बिजनेस साइकिल है, इसी तरह से कंप्यूटर की दुनिया में भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनने का एक साइकिल होता है। अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे नॉर्मल बिजनेस में साइकिल है, किसी भी प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, पहले मैन्युफैक्चरिंग, फिर होलसेल रिटेल, और उसके बाद कंज्यूमर के हाथ में जाएगा। उसी तरीके से आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप कंज्यूमर हो, लेकिन उसके पहले भी दो स्टेजेस होती है। कौन कौन सी दो स्टेजेस है, जरा इसको आराम से देखिए। हम मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज को बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही रॉ होता है, मतलब अगर मैं इस पेन की बात करूं, अगर आपको ये पेन अच्छे से दिख रहा है, जरा देखिए इसको, ये पेन जो है आपको जो दिख रहा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में पहले बहुत ही बेसिक मटेरियल का इस्तेमाल हुआ रहेगा, प्लास्टिक का, इंक का, फिर कुछ मेटल पार्ट भी इस्तेमाल हुआ रहेगा। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज बहुत ही रॉ स्टेज होती है, जो कि बहुत ही बड़े स्केल पर किया जाता है, ठीक है। वह अल्टीमेट प्रोडक्ट वहाँ से आपको नहीं मिलेगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट आप कंज्यूमर, होलसेलर, रिटेलर के थ्रू ही मिलेगा। ये स्टेजेस होती है बिजनेस की। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनने की जो स्टेज है, जो काफ़ी रॉ स्टेज होती है, उसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और भी एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी यहाँ से उसको रिलेट करके सीखेंगे। फिर ये जो होलसेल रिटेल है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स को लाया जाता है, नॉर्मल बिजनेस में शोरूम्स में प्रोडक्ट को लाया जाता है। आप गाड़ी के शोरूम में जाओगे, किसी मॉल में जाओगे, आपको प्रोडक्ट्स का ऐसा बड़ा सा स्टोर दिखेगा, वहाँ पर जाकर आप प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो बेसिकली दैट पार्ट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, दैट पार्ट इज व्हाट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और अंत में जो हमें यूज करने मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये वो स्टेज है जहां पर आप और मैं खड़े होते हैं, इसलिए हमें कभी वो पीछे का दिखाई नहीं देता कि सॉफ्टवेयर बना कैसे। अभी ये जो आपके सामने पीपीटी चल रहा है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये भी पहले दो स्टेजेस से गुजरा हुआ है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस किसी ने बनाया होगा, फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में इसका डेवलपमेंट हुआ रहेगा, और हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे लेकर जाऊँ, तो ये आपको एक पिरामिड की शेप के जैसा दिखेगा, जहाँ पर पिरामिड के टिप पे हम लोग बैठे हुए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसके नीचे आएगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और उसके नीचे आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। क्या आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का आइडिया आ रहा है कि हम किस तरफ बढ़ रहे, लाइक व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे यू, कि जब कभी भी कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो बेसिकली इन स्टेजेस को फॉलो किया जाता है। और इसको अभी हम क्लाउड से जोड़ेंगे, बिकॉज ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन इतना खर्चा करेगा कौन। ऑलरेडी किसी के पास बहुत एक्सेस कैपेसिटी है, तो उसके चीज़ों को आप यूज़ कर लो और आप अपना काम यहाँ पर कर लो। जैसे अगर किसी बड़े सिटी में आप जब ये 100% बन जाओगे, और अगर आप दिल्ली जाकर के जॉब करते हो, जहाँ पर लाइक आपका खुद का घर नहीं है एंड सो ऑन, तो पहले दिन आप घर परचेस नहीं करोगे, आप क्या करोगे, रेंट पर घर परचेस करोगे। रेंट पर क्यों परचेस करते हो, वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जितने दिन रहोगे उतने दिन का आपको पैसा देना है, बाकी का एक्स्ट्रा पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है कि ऑलरेडी किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हमको बस उसको यूज करने का पैसा उसको देना है। चाहे तो हम अपना खुद का भी कर सकते हैं, लेकिन इतना खर्चा करेगा कौन, तो इट्स बेटर वी टेक इट ऑन रेंट। तो ये अलग अलग रेंटिंग के मॉडल है, ये क्या है, अलग अलग रेंटिंग के मॉडल है। अब हमको ये समझना जरूरी है कौन सी स्टेज पे कौन काम कर रहा है, बात समझ रहे हो, कौन सी स्टेज पे कौन काम कर रहा है। अगर मैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करूं, तो वहां पर आप और मेरे जैसे लोग आते हैं, यूज बाय एंड कंज्यूमर, क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, यूज बाय एंड कंज्यूमर्स। तो सर ये एंड कंज्यूमर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप। अगर आप देखिए तो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग उसको यूज कर रहे हैं एंड एज एन एंड कंज्यूमर। तो फेसबुक हमको जो प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। चलिए अभी इसको डीप में नहीं जाऊंगा मैं, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हमको काफी डीप में करना है, अभी केवल ओवरव्यू देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पर कौन से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज बाय प्रोग्रामर्स एंड डेवलपर्स, यूज बाय प्रोग्रामर एंड डेवलपर।
अगर आपका कोई इंजीनियर दोस्त है जिसको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आती है लेकिन उसको बाकी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब वो क्या कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको एक डेटाबेस चाहिए, प्लानिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, एक बहुत अच्छा कोडिंग एनवायरनमेंट की आपको ज़रूरत होती है, ये सारी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चाहे तो वो खुद परचेस कर ले या फिर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो कुछ भी लगता है वो ऑलरेडी किसी के पास अवेलेबल है, आप जाके बस उस पर रेंट पे ले लो उसको। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामर जो है वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का इस्तेमाल कौन करता है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, यूज्ड बाय सिस्टम एडमिन्स। सिस्टम एडमिन जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। बेटा ये था बहुत ही बेसिक सा जो हमने आपको समझाया, फिर से बता रहा हूँ। सर्विस मॉडल्स मतलब क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने अलग अलग टाइप के बिजनेस सेगमेंट बनाए। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली है क्या, किसी भी चीज को रेंट पे यूज करना इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे आप किसी घर को रेंट पर यूज कर रहे हो, आप किसी का सर्वर रेंट पर यूज कर रहे हो, किसी का डेटाबेस रेंट पर यूज कर रहे हो, किसी का प्लेटफॉर्म रेंट पर यूज कर रहे हो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको ऑब्वियसली आपको इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, राइट। तो अगर आप इसको पिरामिड के शेप में देखोगे तो सबसे टिप पे आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां पर हम बैठे हैं एंड कंज्यूमर्स। उसके नीचे है प्लेटफॉर्म, जो कौन यूज करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स एंड डेवलपर्स। बेटा ये आपके बुक्स में मॉड्यूल्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये आपको समझाने के लिए हमने ऐसा बनाया हुआ है। तो आई विल रिकमेंड आप इसको ऐसा ड्रॉ कर लो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उसके बाद यूज बाय सिस्टम एडमिन्स, ये इसका इस्तेमाल कौन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का सिस्टम एडमिन। सर ये सिस्टम एडमिन कौन होता है, बेटा जो बेसिकली कंप्यूटर बनाता है, मतलब कंपनीज लाइक आईबीएम, आईबीएम का आपने नाम सुना होगा, जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सर्वर बनाता है। आईबीएम जैसी कंपनीज ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस वाला जो है वो क्रिएट करती है। चलिए आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमको समझ में आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब देखिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में कुछ बेसिक सी बातें आपको याद रखनी, वो क्या क्या। पहली बात, पे पर यूज एप्लीकेशन, जो यूजर है उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अवेलेबल टू मल्टीपल यूजर, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है जिसको इंटरनेट पर डाला हुआ है तो मल्टीपल लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा इसका बिजनेस मॉडल होता है। अंडरस्टैंड। इसके बाद मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल दी सॉफ्टवेयर ऑन योर पीसी, आप इसको बस गूगल मतलब गूगल क्रोम में या इंटरनेट एक्सप्लोरर के ब्राउजर में जाकर के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है आपको आपके कंप्यूटर में। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा आपके सामने। एंड एक्सेसिबल वाया अ वेब ब्राउजर, जैसे मैंने आपको बताया गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी, नेटस्केप नेविगेटर, जो भी है, वेब क्राउलर, बहुत सारे टाइप के जो है यहाँ पर यूसी ब्राउज़र वगैरह जो है, मी का अपना ब्राउज़र भी, बहुत सारे ब्राउज़र है, तो वहाँ पे जाकर आप इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। जो सास प्रोवाइडर है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है और आपको रेंट पर दे रहा है, तो बेसिकली वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जिसका वो पैसा आपसे लेगा। उस एप्लीकेशन को आपके अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एक वेब ब्राउज़र से इस्तेमाल कर सकते हो, और ये आपको नहीं मल्टीपल यूजर्स को अवेलेबल होता है। अब जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको ये पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। और ये रहे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। वो पहले 3 सोशल मीडिया, ये अपने आईसीआई का क्लाउड कैंपस, और ये जो आपको नीचे क्यूबी दिख रहा है इसका नाम है बेटे क्विक बुक्स, जो कि एक ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए आपको क्विक बुक्स के वेबसाइट पर ही लेकर चलते हैं। बताइए फेसबुक मल्टीपल यूजर्स को अवेलेबल है या किसी सिंगल यूजर को अवेलेबल है, बराबर ना, मल्टीपल यूजर्स को अवेलेबल है। तो वही वाला ये कॉन्सेप्ट है, तो जस्ट एक बार रुक जाना। आपको लेकर चलेंगे क्विक बुक्स के वेबसाइट पर। दिस इज एन ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये देखिए फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जैसे मैं इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर जाता हूँ, ये मैं वेबसाइट पर गया, मैं गूगल क्रोम से गया, अगर आप देख रहे हो, चलो इसको एक बार फिर से क्लोज से बताता हूँ। ये मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है, ठीक है, ये मेरा होम पेज है कंप्यूटर का डेस्कटॉप।
यहाँ पर मैं गया, मैंने गूगल क्रोम पर डबल क्लिक किया और मैं गूगल ब्राउज़र में आ गया। यहाँ पर जाकर मैंने गूगल टाइप किया, फिर मैं क्विक बुक्स के वेबसाइट पर चला गया। मैंने कुछ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया यहाँ पे, इट्स एन ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे टैली को इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन ये ऑनलाइन है, अभी मैंने कोई इंस्टॉलेशन नहीं करा है। तो अगर आप देखो तो ये आपको एक ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देता है। इसके प्राइसिंग पर हम चलेंगे तो ये आपको कुछ बेसिक से प्लान आपको देता है 317 रुपये प्लस GST। अगर आप पे करोगे तो मंथली बेसिस पे आपको यहाँ पर अकाउंटिंग करते आएगी। तो एनी वेयर एनी टाइम एक्सेस आपको अकाउंटिंग का मिल जाएगा। मतलब चाहे आप घर पे हो, आप बाथरूम में हो, आप पिकनिक पर गए हो, आप कहीं दूसरे शहर में हो, आपको क्या करना है, कंप्यूटर चालू करना है, इंटरनेट का कनेक्शन लेना है और इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर अगर आप देखो तो साइन इन का ऑप्शन भी है। बस जाकर के अपने अकाउंट में साइन इन करना है ऐसे, और एंड योर अकाउंटिंग विल बी एट योर फिंगर टिप्स। दिस इज द रेवोल्यूशन दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो ये जो क्विक बुक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है बेटा, वो क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और क्योंकि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो बेटे उस सर्विस का आपसे चार्ज भी लिया जा रहा है। कितना है, 317 प्लस GST। अच्छा बोलोगे सर बट व्हाट अबाउट फेसबुक, उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसका तो कोई पैसा नहीं चार्ज होता। बेटे वो उनका बिजनेस मॉडल है, वो आपसे पैसा नहीं चार्ज करते, ये उनका रेवेन्यू मॉडल है। लेकिन कंपनीज लाइक क्विक बुक्स एंड सो ऑन, वो आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फिर अपने ICAI का क्लाउड कैंपस कभी गए हो क्या उधर? कितने बच्चे ICAI के क्लाउड कैंपस में गए? ये देखिए, जैसे टाइप करूंगा ICAI का क्लाउड कैंपस, ये है अपने इंस्टीट्यूट का क्लाउड कैंपस, अपना मदर इंस्टीट्यूट ये है। ये वो लड़की मदर नहीं है बेटे, इंस्टीट्यूट को हाथ जोड़े मैंने, उसको हाथ नहीं जोड़े, तो गलत फहमी में मत रहना, ठीक है। इंस्टीट्यूट को हाथ जोड़े मैंने, तो ये अपनी मदर इंस्टीट्यूट है। इन्होंने कितने सारी चीज़ें बच्चों के लिए यहाँ पे लगा रखी, तो इसको मल्टीपल यूज़र जाकर यूज़ कर सकते। तो इंस्टीट्यूट ने जो हमको प्रोवाइड करा है वो क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब आपको वो बातें क्लैरिफाई हो रही होंगी कि ये आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। हो अभी ये ICAI है तो ये फ्री है, लेकिन वो क्विक बुक्स वाला तो आपको पेड था, तो पे पर यूज़ मॉडल पर ये चलता है, मल्टीपल यूजर्स को ये अवेलेबल होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टेल मी, आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है? Yes, sir. Yes. किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ ले सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। ग्रेट। हम पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे और उसके बाद फिर नोट्स में जाकर के इसमें और आंसर्स है अंदर डिटेल में, वो देखेंगे। बट पहले लेट अस फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब आ गए वापस अपने पिरामिड पे। तो पहली दो चीज़ तो हो गई, मतलब पहली से हमने कर ली। अब हम फोकस करेंगे किस पे, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे। लेकिन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को भी बताने से पहले हम इस पर फोकस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म को पहले बाद में सीखेंगे, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सीखेंगे। ध्यान दीजिए, हमने सॉफ्टवेयर का पिरामिड का टिप देख लिया, अभी इसका एकदम बेस देखेंगे, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इमेजिन करो कि मुझे दिल्ली में जाकर कनॉट प्लेस में, अच्छा आपने चांदनी चौक का नाम तो सुना होगा, दिल्ली में बहुत फेमस सी प्लेस है चांदनी चौक। चांदनी चौक टू चाइना मूवी भी आया था। तो चांदनी चौक में अगर जाकर के मुझे वहाँ पर इंटर की क्लासेस लेनी है, तो वहाँ पर सपोज कोई अंकल है, वो अंकल से मेरी पहचान है और मैंने बोला अंकल देखो ऐसा है, मैं तो यहाँ पर नया हूँ दिल्ली में, मेरे को आपके वहाँ पर आकर क्लासेस लेनी है, लेकिन मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर, मतलब मेरा खुद का कोई क्लासरूम नहीं है वहाँ पर। तो क्या आपका कोई वो जो रूम जहाँ पर आप रह रहे हो उसके ऊपर का जो जगह आपका ओपन स्पेस है, क्या वहाँ पर मैं अपना क्लास लगा दूँ? क्या उस ऊपर का जो आपका मकान है, ऊपर का जो रूम खाली है, क्या वहाँ पर मैं अपनी क्लासेस लगा दूँ क्या? तो अंकल ने बोले कोई नहीं बेटा लगा दो, बहुत ये तो अच्छे काम के लिए आप यूज़ करो, हम आपसे पैसा लेंगे, फिर आप वहाँ पर जाकर जो है अपनी क्लासेस ले लेना। तो मैंने अंकल से पूछा अंकल वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? तो अंकल कह रहे देखो ऐसा है, वो केवल रूम आपको मिलेगा, मतलब 4 दीवारी आपको मिलेंगी, उसके अंदर सब कुछ आपको पहले फिट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों के लिए बेंचेस है, पंखा लगाना पड़ेगा, AC लगाना पड़ेगा, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। हम केवल आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने कहा जी कोई नहीं, बात नहीं, आप दे दीजिए, मैं बाकी का देख लूँगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि अंकल ने जो मुझे प्रोवाइड किया है दैट्स अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उधर जाके मेरे को फैसिलिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा और उसके बाद मैं क्लासेस की शुरुआत कर पाऊंगा। इस एग्जाम्पल को बड़ी ध्यान से सुनना।
तो वो रूम मैंने रेंट पर ले लिया, जब मैं रूम में गया तो पूरा रूम खाली था। अब मुझे वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्टूडियो लगाना पड़ेगा, कंप्यूटर सिस्टम्स लगानी पड़ेंगी, स्मार्ट स्क्रीन लगाना पड़ेगा, बच्चों के लिए बेंचेस लगाने पड़ेंगे, एसी लगाना पड़ेगा, फैंस लगाने पड़ेंगे, कुछ इस हिसाब से। मतलब ये चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी, उसके बाद आई कैन स्टार्ट टीचिंग। ठीक है, तो कंप्यूटर की दुनिया में सोचिए कि सॉफ्टवेयर जब आपको बनाना है तो आपको बहुत चीज़ें लगती है। आपको एक प्लानिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है, आपको एक फाइल एग्जीक्यूटेबल चाहिए, आपको एक सर्वर चाहिए, आपको एक डेटाबेस चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, डिज़ाइनिंग के टूल्स भी आपको चाहिए। लेकिन अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि भैया ऐसा है, हम आपको केवल ये बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, बाकी की चीज़ें आप अपनी ले लो, वो अंकल के जैसे कि हम आपको केवल रूम प्रोवाइड करेंगे, बाकी की सर्विसेज आपको खुद लानी पड़ेगी और आप खुद जो है उसको डेवलप करोगे। तो इस केस में अगर कंप्यूटर की दुनिया में आपको कोई केवल ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्या क्या, स्टोरेज, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स एंड नेटवर्किंग, जो कि बहुत बेसिक है, इन चीज़ों से भी सॉफ्टवेयर नहीं बनता, इनके साथ कुछ और भी चाहिए होता है और फिर उससे आगे सॉफ्टवेयर बनता है। तो अगर आपको केवल कोई ये प्रोवाइड करता है तो हम बोलेंगे उसने आपको केवल क्या प्रोवाइड किया है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। हम उसको क्या कहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सर ये यूज़ कौन करता है, जैसे कि मैंने पहले पिरामिड के शेप में आपको बताया था, सिस्टम एडमिन्स। हम इमेजिन करो, हम एक आईटी कंपनी है, हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सारे टूल्स है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें नहीं है, हमारे पास अपना सर्वर नहीं है, हमारे पास अपनी नेटवर्किंग नहीं है, हमारे पास अपना वर्चुअलाइजेशन का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम ये चीज़ें किसी से रेंट पर ले लेंगे और बाकी चीज़ें तो है ही मेरे पास। तो उस रेंटेड प्लेस में जा कर के, मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा कर के हम अपनी चीज़ें को लगाएंगे पहले और उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। जैसे क्लासेस का एग्जांपल, उस रूम में गया मैंने अपनी फैसिलिटीज़ लगाई वहाँ पे और उसके बाद मैं क्लासेस को डेवलप करूँगा। तो अंकल ने जो मेरे को प्रोवाइड करा है, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। कंप्यूटर की दुनिया में कोई कंपनी आपको जब ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है और फिर आपको जाकर के इमीडिएट आप काम नहीं चालू कर सकते, आपको पहले अपनी फैसिलिटीज़ लगानी पड़ेंगी। तो वो जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी बेसिक वाली सर्विस, उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आप बोलोगे सर लेकिन ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। बेटे देखने का काम ही नहीं पड़ता आपको, बिकॉज हम तो पिरामिड के टिप पर है, ये तो पिरामिड का बेस है, समझे। अब सर वो कौन सी कंपनीज है जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने, गो ग्रिड, रॉक स्पेस एंड अमेजॉन EC2, अमेजॉन वेब सर्विसेज। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अमेजॉन वेब सर्विसेज के बारे में, जो दुनिया की नंबर 1 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। तो वो कंपनी जो है सब तरफ के जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। अमेजॉन आपको तीनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सास भी देगी वो आपको, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी प्रोवाइड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगी। मैंने आपको बताया क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स हमने बनाए। तो अमेजॉन अगर आपको बेसिक सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सेवल सर्वर ले लो, नेटवर्किंग ले लो, बाकी का तुम अपना बना लो, तो अमेजॉन के उस प्रोडक्ट का नाम है अमेजॉन EC2। फिर गो ग्रिड एक कॉन्सेप्ट है और एक रॉक स्पेस। रॉक स्पेस उस कंपनी का नाम है जो दुनिया के बेहतरीन सर्वर्स आपको प्रोवाइड करती है, इनके पास बहुत लाखों करोड़ों सर्वर्स है, ये आपको रेंट पर प्रोवाइड करते हैं, बेचते नहीं है, रेंट पर प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अच्छा, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करूँ तो यहाँ पर ना हम लोग एक इंग्लिश में प्रोवर्ब लिखेंगे, मतलब एक इंग्लिश की लाइन लिखेंगे, ठीक है। इसको याद रखना, बिकॉज इसको हम प्लेटफॉर्म के साथ भी जोड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यहाँ पर सामने वाला हमसे क्या कहता है, कम बिल्ड एंड ऑपरेट, कम बिल्ड एंड ऑपरेट। इसका क्या मतलब है, आप आइए, आप अपना सामान लगाइए और फिर आप काम कर सकते हैं। आप आइए, अपना सामान लगाइए और फिर आप काम कर सकते हैं। वो अंकल, चांदनी चौक वाले अंकल यही कह रहे थे, बेटा आप आओ, ये रूम केवल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर की बाकी फैसिलिटीज तुमको तुम्हारी लगानी पड़ेगी और फिर तुमको जो क्लासेस लेना है तुम ले सकते हो। टेल मी, डिड यू आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस? यस सर, यस। केवल एक बच्चे को समझ में आ रहा है, दो बच्चे को समझ में आ रहा है, बाकी को कुछ समझ नहीं रहा है? समझ
Yes, sir. गुड, चलिए जी. ओके. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. अब इससे ऊपर आता है पिरामिड का दूसरा हिस्सा, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने प्रोवर्ब को बदलेंगे. वो क्या है? कम एंड ऑपरेट. वी हैव ऑल द फैसिलिटीज यू नीड. वी हैव ऑल फैसिलिटीज यू नीड. ऑल फैसिलिटीज यू नीड. मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल रहा है प्लस आपको रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म मिल रहा है. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल रहा है प्लस रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है. मतलब अब उसी चांदनी चौक वाले अंकल का एग्जांपल लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे. मैं अंकल के पास गया, मैंने कहा अंकल देखो ऐसा मैं नया हूँ, फलाना ढिमकाना, सो बहुत मीठी मीठी बातें कर ली. मैंने कहा मेरे को क्लासरूम लेना है, ये है वो है, ये मैं यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ, ये बिलोंग करता हूँ. सारा मैंने रामायण महाभारत बता दिया उसको. और फिर मैंने उसको बोला कि अंकल मुझे क्लासलेस लेनी है यहाँ पे, तो क्या वो रूम जो है आपका आप मुझे रेंट पर दे सकते हो? तो अंकल ने बोला हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं. तो मैंने बोला उसमें क्या क्या आप उसके साथ क्या क्या प्रोवाइड करो? तो अंकल कहते हैं तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है. वो रूम में इलेक्ट्रिसिटी है, स्टूडियो है, कंप्यूटर्स है, बेंच है, एसी है, फैन है, एकदम रेडी टू यूज है. तुम बस अपनी बैच अनाउंस करो और अगले दिन से वहां पर इमीडिएटली क्लासेस लेना चालू कर सकते हो. तो अब इस केस में हम कहेंगे कि अंकल ने हमें क्या प्रोवाइड करा है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो है प्लस बाकी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करिए. इसलिए मैंने सेंटेंस क्या लिखा? कम एंड ऑपरेट, वी हैव ऑल द फैसिलिटीज यू नीड. तो हम यहां पर एक इक्वेशन ऐसा बना सकते हैं कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज इक्वल्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लस एक्स्ट्रा फैसिलिटीज. प्लस एक्स्ट्रा फैसिलिटीज. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल रहा है, क्लासरूम तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ में अदर फैसिलिटीज भी आपको मिल रही है. चलिए अब क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिलता है जरा उधर जाके उसको देखेंगे. ऊपर के दो तो हमने समझ लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे का समझ लिया, सॉफ्टवेयर समझ लिया, बीच में आ गए. अब ये इसका इस्तेमाल कौन करता है, इस प्लेटफॉर्म का यूज कौन करता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एंड डेवलपर. मतलब अगर आपका कोई दोस्त जिसको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते आता है बट उसको केवल सॉफ्टवेयर बनाते आ रहा ना, बाकी सर्विसेज का क्या? वो सर्वर किधर से लाएगा, प्लानिंग लैंग्वेज किधर से लाएगा, एग्जीक्यूटेबल एनवायरनमेंट किधर से लाएगा, नेटवर्किंग कहाँ से लाएगा, वर्चुअलाइजेशन किधर से लाएगा? तो इतना पैसा खुद क्यों खर्च करना है जब तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का इस्तेमाल करते हैं. अभी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको क्या क्या मिलता है देखिए. दिस सर्विस इज मेड अप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, अ वेब सर्वर एंड अ डेटाबेस. नीचे, दिस इज अ प्लेस वेयर यूजर्स कैन बिल्ड, कंपाइल एंड रन देयर प्रोग्राम्स विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब सपोज अगर मैं इंजीनियर हूँ और आप भी इंजीनियर हो और हमको सॉफ्टवेयर बनाते आ रहा है, तो हम अमेजोन के पास जाएंगे, कहेंगे अमेजोन भैया, ओ जेफ बेजोस, अमेजोन के जो फाउंडर है, जेफ भैया सुनो, हमको सॉफ्टवेयर बनाते आ रहा है लेकिन हमको बाकी का खर्चा करना ही नहीं है. जेफ बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर से सर्विस तो है, प्लस ये भी जो तुमको एक्स्ट्रा सर्विसेज लग रही है ये भी हमारे पास है, तो तुम आ जाओ और अपनी मौज करो. मतलब देखिए यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल है उन कंपनीज के जो आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है. गूगल ऐप इंजन, अगर आप एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपर हो, अगर आप एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपर, आप एंड्रॉइड ऐप डेवलप करना चाहते हो, तो गूगल आपको ऐप इंजन का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिधर एंड्रॉइड ऐप के डेवलपमेंट के रिलेटेड सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल मिल जाएंगी. करेक्ट? आपको बस जाकर वहां पर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी. तो गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट का अजूर, अमेजॉन वेब सर्विसेज इधर भी है. इस केस में उनके उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इलास्टिक बीन स्टॉक. क्या नाम है इसका बेटे? इलास्टिक बीन स्टॉक. आप बोलोगे सर ये एग्जाम में लिखना है क्या? एग्जाम्पल नहीं, आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको रियल लाइफ से चीज़ें कनेक्ट कर पाए. क्या होता है ये चीज़ें ना आप कभी देखते नहीं हो, बिकॉज अपन तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल पर काम कर रहे हैं, हम तो पिरामिड के टिप पर है, नीचे कभी गए नहीं, इसलिए वो पिरामिड का पूरा शेप बता करके आपको ऐसा एक्सप्लेन करा है मैंने. टेल मी, did you understand the concept of platform as a service?
ये अभी पूरी अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई इस पूरे पिरामिड के बारे में, किधर कौन कब कैसे क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेस है, उसके ऊपर बेस के साथ एक्स्ट्रा सर्विस प्लेटफॉर्म। और हमको तो ये भी नहीं चाहिए, हम सीधा इधर है, आप और मैं सीधा इधर है, वी आर एट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। अभी मैंने आपको जो फेसबुक का एग्जांपल दिया, क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक के पीछे का प्लानिंग लैंग्वेज कौन सा है? ये इन्होंने C++ में प्रोग्रामिंग करी है, जावा में प्रोग्रामिंग करी है, .NET पाइथन, किस में प्रोग्रामिंग करी, कभी सोचा है? अब बोलोगे सर इतना कौन सोचता है, हम तो बस यूज़ करते, लाइक करते, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट करी तो खुश हो गए, नहीं तो बस अपने लॉग आउट करके घर बैठ गए। इतना पीछे का कौन सोचता है मतलब? लेकिन आपके बेटा सिलेबस में पीछे का भी नॉलेज आपको दिया हुआ है, राइट? और डोंट वरी, इतना भी टेक्निकल नहीं है, इसमें भी और टेक्निकलिटीज़ हो सकती है, लेकिन आपको बस इतना सुपरफिशियल नॉलेज दिया हुआ है कि ये चीज़ें होती है करके। ओके, सो आई होप आपको ये 3 तरह के सर्विस मॉडल समझ में आए होंगे: सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो बेटा ये तो था कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। अभी हमको आंसर तो करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में केवल कॉन्सेप्ट थोड़ी आएगा, आपको तो केवल ये भी आएगा, क्या कहते हैं उसको, थ्योरी भी लिखना पड़ेगा इस पर। सो नाउ लेट अस गो टू व्हाट आर द आंसर्स इन ऑल ऑफ दिस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है, जो यहाँ लिखा है बेटा वो ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में बहुत सारे आंसर है अंदर, क्या क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में? सबसे पहला आंसर जो हमको करना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अभी इसके लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक डेवलप करी है इसके पॉइंट्स को याद रखने के लिए, तो वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप हमारे साथ लिखते चले और फिर हम जैसे उसको रिलेट करेंगे फिर वो पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। यहाँ मैं इसकी मेमोरी टेक्निक लिख रहा हूँ MT। क्या है इसकी मेमोरी टेक्निक? सेंट्रल मॉल में, सेंट्रल मॉल में W ने इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कैम किया। सेंट्रल मॉल में W ने इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कैम किया। ये है इसकी MT। सेंट्रल मॉल में W ने इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कैम किया। इसमें सारे पॉइंट्स आ गए आपके आंसर के। एक बार रिपीट करेंगे, 2 बार रिपीट करूंगा। सेंट्रल मॉल में W ने इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कैम किया। सेंट्रल मॉल में W ने इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कैम किया। नाउ लेट अस गो एंड अंडरलाइन द वर्ड्स। यहां पे सेंट्रल, सेंट्रल स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। उसके बाद अंडरलाइन मॉल, मॉल स्टैंड्स फॉर मीटर्ड सर्विसेज। मॉल स्टैंड्स फॉर मीटर्ड सर्विसेज। W स्टैंड्स फॉर वेब एक्सेस। फिर ये बड़ा भारी भरकम जो वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चरल, इसको बोलेंगे शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इंफ्रा लिख देता हूँ, डॉट। इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टैंड्स फॉर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और लास्ट में स्कैम, स्कैम मतलब हर्षद मेहता नहीं, वो नहीं, स्कैम मतलब डायनामिक एंड इलास्टिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग। स्कैम, इलास्टिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग। तो यहाँ पर देखो भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आस्क का आंसर यहाँ पर रेडी हो चुका है। एक बार ये MT को, अच्छा मैं एक्सप्लेन तो करूंगा लेकिन पहले इसको लर्न करवा देते हैं। सेंट्रल मॉल में W ने इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कैम किया। सेंट्रल स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, मॉल स्टैंड्स फॉर मीटर्ड सर्विस, W स्टैंड्स फॉर वेब एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टैंड्स फॉर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और लास्ट में स्कैम स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग। बस अब इन पॉइंट्स को ज़रा फटाफट से समझते हैं, समझने के लिए अब थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेस। अब क्योंकि क्लाउड है तो आपको एक्सेस कैसे मिलेगा? इंटरनेट के थ्रू मिलेगा, बराबर। अभी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। अभी एग्जांपल ले लो कि वो चांदनी चौक वाला एग्जांपल, उधर तो मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं एक सिस्टम एडमिन हूँ और मेरे को सर्वर
रेंट पर चाहिए आईबीएम से, तो मेरे को आईबीएम के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर बैठे इंटरनेट से आईबीएम के ऑफिस से के जो सर्वर है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो वेब एक्सेस टू रिसोर्सेज, सिंपल। आगे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। अगर आपको याद है तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आपको क्या क्या प्रोवाइड हो रहा था, आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रहा था, नहीं एनवायरनमेंट तो आपको प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड होता है, आपको एक नेटवर्किंग प्रोवाइड हो रही थी, वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड हो रहा था, सर्वर आपको प्रोवाइड हो रहे थे, लेकिन इसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, आईबीएम अकेला मैनेजमेंट कर रहा है। गो ग्रिड का आपको एग्जांपल दिया था, रॉकस्पेस का आपको एग्जांपल दिया था, Amazon EC2 का आपको एग्जांपल दिया था। तो वो जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है, भले ही उसके यूजर्स बहुत है, लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसा है, सेंट्रलाइज्ड है। दैट इज दैट कॉन्सेप्ट, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। मल्टीपल लोग नहीं, एक ही कंपनी मैनेज करेगी। और क्योंकि ये क्लाउड है तो ये तो देखो जनरल फीचर है, इलास्टिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग। मैंने पहले एक सर्वर रेंट पर लिया, फिर मेरे और यूजर्स बढ़ गए, मैंने दूसरा सर्वर लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, और चलता ही चला गया। मेरी कंपनी $1 बिलियन की बन गई, तो मैंने बहुत सारे सर्वर रेंट पर ले लिए। तो क्या स्केलेबिलिटी अलाउड है? बहुत सिंपल आंसर है भाई, जब क्लाउड है तो स्केलेबल तो होगा। तो देखो वही वाला पॉइंट फिर से आ गया, ये स्केलेबिलिटी का पॉइंट है ना, नाम बदल बदल के आ रहा है। पहले सिर्फ इलास्टिसिटी स्केलेबिलिटी लिखे थे, अब क्या लिख रहे, इलास्टिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग। नाम और कॉन्सेप्ट वही है। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आईबीएम ने मुझे जो सर्वर रेंट पर दिया है, क्या वही सर्वर वो किसी और को रेंट पर दे सकते हैं क्या? जैसे एक ही बिल्डिंग में इतने सारे फ्लैट्स होते हैं, एक ही फ्लोर पे, एक बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स और उस फ्लोर पे बहुत सारे फ्लैट्स, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे लोग एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी टाइप का सर्वर होता है। एक सर्वर को लगभग 100 से 200 लोग एट अ टाइम एक्सेस करके उसको यूज कर सकते हैं। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो गया, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और लास्ट में मीटर्ड सर्विसेज, मीटर्ड सर्विसेज। सर ये जो मीटर्ड सर्विसेज है ना, ये जो मीटर्ड सर्विसेज है, इसी का दूसरा नाम है पे पर यूज। पे पर यूज का दूसरा नाम है मीटर्ड सर्विसेज। जैसे जितनी रिक्शा चलेगी उतना पैसा देना पड़ेगा, ओला में भी जितनी दूर गाड़ी जाएगी उतने का पैसा आपको देना पड़ेगा। तो जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करोगे उतने का पैसा तुमको देना पड़ेगा। मैंने केवल क्लासरूम यूज किया तो क्लासरूम का रेंट दूंगा, क्लासरूम के साथ मैंने लॉबी का भी यूज किया तो लॉबी का भी रेंट देना पड़ेगा, क्लासरूम लॉबी पार्किंग का भी यूज किया तो पार्किंग का भी पैसा देना पड़ेगा। मीटर्ड सर्विसेज, जैसा यूज करता चला जाऊंगा वैसा वैसा पैसा देना पड़ेगा मुझे। ओके, so that was the answer related to the concept of characteristics of infrastructure as a service। एक बार मेमोरी टेक्निक आप सारे बच्चे रिपीट करोगे, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलोगे और इसके पॉइंट्स भी आप ही रिपीट करोगे। चलो रिपीट करो, इस सेंटेंस को आपको बोलना है और उसके पॉइंट्स को भी आपको ही बोलना है। चलिए बताइए, बोलिए। सेंट्रल मॉल में डब्ल्यू ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैन किया। क्या बात, सेंट्रल स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। मॉल स्टैंड्स फॉर मीटर्ड metered services, W stands for web access to resources, infrastructural stands for shared infrastructure, and scam stands for elasticity and dynamic scaling। देखो क्या होगा, अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट करके ऐसे बोलते चले जाओगे तो देखो मेरे को तो ये पूरा लर्न है, अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट माई फर्स्ट बैच। जब से आपका न्यू सिलेबस आया हुआ है तब से लेके आज तक पता नहीं कितनी सारी बैचेस मैंने ले रखी, तो मेरे को तो लर्न है। मैं अपने लिए रिपीट नहीं कर रहा, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। मुझे तो आप रात को कितनी बजे उठा के पूछ लो, नींद में मैं सारा कुछ बता दूंगा आपको, बट ये मेरे लिए रिपीटेशन नहीं चल रहा बेटे, आपके लिए रिपीटेशन चल रहा है। तो आप जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे इसमें मज़ा नहीं आएगा। जितनी बार क्लास में रिपीट कर लोगे उतना ही आपका लर्न हो जाएगा और उतना घर पे कम आपको करना पड़ेगा। ओके, सो पार्टिसिपेट एंड यू हैव टू रिपीट। ठीक है, अब अगले आंसर पर चलेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ आस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ आस। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में दो आंसर है, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और एक उसके इंस्टेंसेस।
सर ये इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है? कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे यूज होता है। एग्जाम्पल वेरी गुड, एप्लीकेशन एरियाज यू कैन से, एग्जाम्पल कह लो या एप्लीकेशन एरियाज कह लो। तो इसको यू यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं एप्लीकेशन एरियाज। ओके, सो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन एरियाज है। देखिए इसके अंदर अंदर भी वैसे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं बट बहुत सिंपल है। एक है आपका, पहला है नेटवर्क एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस, बैकएंड एज अ सर्विस एंड डेस्कटॉप एज अ सर्विस। ये सारे के सारे आस मॉडल है। अब हो सकता है कि एक ही कंपनी ये सारी सर्विस आपको प्रोवाइड करे। सर ऐसी कौन सी कंपनी बेटे? अमेजॉन वेब सर्विसेज या गूगल भी आपको प्रोवाइड कर सकता है, आईबीएम भी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन कुछ खास कंपनीज होती है जो कि आपको केवल एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करती है। तो स्पेसिफिक सर्विस भी हमने यहाँ पर ले लिया, नेटवर्क, डेटाबेस, स्टोरेज, बैकएंड एंड डेस्कटॉप। नेटवर्क, डेटाबेस, स्टोरेज, बैकएंड एंड डेस्कटॉप। एक बार रिपीट करेंगे, क्या क्या था इसके एप्लीकेशन एरियाज, क्या क्या थे? नेटवर्क, डेटाबेस, स्टोरेज, बैकएंड एंड डेस्कटॉप। एक बार लास्ट बार रिपीट करेंगे, इसके इंस्टेंसेस क्या क्या थे? नेटवर्क, डेटाबेस, स्टोरेज, बैकएंड एंड डेस्कटॉप। चलिए अब एक एक के मतलब को समझेंगे, बड़ा ही सिंपल यूज है। नेटवर्क एज अ सर्विस। अब इमेजिन करना आप रिलायंस जैसी कंपनी हो, है ना, आप रिलायंस जैसी कंपनी हो, आपके पूरे इंडिया भर में ऑफिसेस है और आप चाहते हो कि जो है हम हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क डेवलप करें। तो आपके पास दो तरीके, पहला आप खुद पूरे इंडिया भर में बुलडोजर चला दो, नीचे जेसीबी की खुदाई कर दो और ऐसी वायर छोड़ते चले जाओ अपना खुद का नेटवर्क बनाने के लिए, है ना। इमेजिन करो मुकेश अंबानी नासिक के रोड पर घूम रहे, ऐसे वायर वगैरह ऐसे जो है लगा रहे, पूरी वायर जोड़ रहे यहाँ से, क्यों? पूरे इंडिया भर में हमको हमारा जो है वो नेटवर्क बनाना है। ये हो गया आम जिंदगी। अब बात करेंगे मेंटोस जिंदगी की। मेंटोस जिंदगी में आपको क्या करना है? किसी सर्विस प्रोवाइडर को अपॉइंट करो और उसको बोलो कि वो अपना नेटवर्क हमें रेंट पर दे दे। हम अपना क्यों लगाए, हम तो भैया बिजनेस करेंगे, नेटवर्क की सर्विस किसी और से ले लेंगे, वो उसका नेटवर्क हम यूज़ करेंगे और उसका पैसा उसको प्रोवाइड कर देंगे पेपर यूज मॉडल पर। तो वो जो हमें प्रोवाइड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल भाषा में? नेटवर्क एज अ सर्विस। सिंपल एज दैट। आगे देखिए, स्टोरेज एज अ सर्विस। ये तो बड़ा सिंपल है ना, आपको बस एक डब्बा दे दिया, एक मशीन दे दिया, एक सर्वर दे दिया जहां पर आपको डेटा स्टोर करना है। तो आपको जो प्रोवाइड हो रहा है वो क्या है? स्टोरेज एज अ सर्विस। देखिए बहुत ही सिंपल, इसकी भाषा भी बहुत टेक्निकल नहीं है। एन इंस्टेंस ऑफ आस प्रोवाइड्स अ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस, मतलब पे पर यूज बेसिस पे, टू यूजर्स हु वांट अ लो कॉस्ट एंड अ कन्वीनियंट वे टू स्टोर डेटा, synchronize data across multiple devices, manage offsite backups, mitigate risk, disaster recovery and preserve records for long term। मतलब आपके जो सारे डिवाइसेस है उनमें लॉगिन करके रख दो उसका, और वहाँ पे ऑटो बैकअप का ऑप्शन ऑन कर दो। तो जैसे ही कोई डेटा क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली वो है क्लाउड पे उसका एक बैकअप क्रिएट हो जाएगा। तो आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो क्या है? स्टोरेज एज अ सर्विस। एग्जाम्पल है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? वहाँ पर आप केवल स्टोर कर सकते हो, चीज़ों को एडिट करना होगा तो फिर गूगल डॉक्स और गूगल शीट्स में जाना पड़ेगा। लेकिन गूगल ड्राइव बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? स्टोरेज एज अ सर्विस। नेक्स्ट है आपका डेटाबेस एज अ सर्विस। यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लो, ओरेकल लिख लो इधर, ओरेकल। अब आप जानते हो डेटाबेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस? देखिए हमने स्टार्टिंग में सीखा था डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ये तीन शब्द लिख दूँ, डेटा मतलब दो शब्द लिख दूँ, डेटा और डेटाबेस, क्या मीनिंग होगा इसका? बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप अपने स्टडी रूम में गए, है ना, आपका जो बेड था उधर आपकी सारी सब्जेक्ट की किताबें आपके इंटरेस्ट के सिलेबस की, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, एसएसएम, ऑडिट, एफएम इको, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, एफएम, सब वो सारी ऐसी बिखरी पड़ी हुई है। सारे आपके जो स्टडी टेबल जो आपका बेडरूम है उधर सारी बुक्स ऐसी बिखरी पड़ी है, कौन सी बुक कहीं भी घुसी हुई है।
EIS के साथ अकाउंट्स बैठा हुआ है, FMECO के साथ टैक्सेशन कहीं घूम रहा है, ऐसी सारी बुक्स एक साथ पड़ी हुई है। तो वो जो आपका रूम का जो मेसअप हो रखा है, दैट इज योर डेटा, है ना। अब आपने क्या करा, आपके मम्मी ने आपको खूब डांट लगाई, आपने संडे के दिन बैठ गए, आप उठे, सारे बुक्स को जमा किया और आपने कबर्ड में, शेल्फ में सब्जेक्ट वाइज उसको आपने अरेंज कर दिया। सारे अकाउंट्स एक जगह पे, सारे एसएसएम का मटेरियल एक जगह पे, सारा ऑडिट का मटेरियल एक जगह पे, फिर उनके पास्ट ईयर के क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, सब कुछ सब्जेक्ट वाइज आपने लगा दिया। तो हम कहेंगे आपका जो कबर्ड है, योर कबर्ड इज द डेटा बेस, जहां पर आपने आपके डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रख दिया है। सिंपल भाषा में डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड और डेटाबेस आपको हेल्प करता है उसी डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से लगाने में, ताकि जब आपको उस चीज की नीड पड़े आप उसको फटाक से रिट्रीव करो, मतलब निकालो, यूज करो और वापस उसी जगह पे रख दो। मैं हमेशा कहता हूँ टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको बस उसको रियल लाइफ से रिलेट करना है। बिकॉज टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है, तो उसके पहले तो हम रियल लाइफ जी रहे थे ना, तो वहीं से तो उठा के कंप्यूटर बना हुआ है, कोई नई चीज़ थोड़ी है। सो डेटाबेस एज अ सर्विस, तो ओरेकल आपको क्या करेगा, अपना डेटाबेस भाड़े पर प्रोवाइड कर देगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस एज अ सर्विस। अब यहां पर एक टेक्निकल वर्ड आ रहा है, इसको आपने अंडरलाइन करना है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। सर ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्या होता है, एपीआई क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म है उसका एपीआई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एपीआई? किसी को पता है एपीआई का मतलब क्या है या उसका यूज क्या है? थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए, एपीआई का मीनिंग क्या होता है या क्या होता है, एपीआई की टेक्नोलॉजी क्या होती है? सिर्फ नाम सुना है सर। नाम सुना है, बस नाम सुन रखे हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। वो जो भी वेबसाइट और ऐप होता है उसकी जो जब हम ओपन करेंगे या फिर जो हमें दिखना चाहिए जो स्क्रीन या फिर उसका प्रेजेंटेशन, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। यस, यू आर वेरी मच नियर। बच्चे ने बहुत ही लगभग लगभग सही जवाब दिया है। इसको थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे हम। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अब देखिए मेरे पास जो कंप्यूटर है ये लिनोवो कंपनी का कंप्यूटर है। जो प्रोजेक्टर से हम आपको पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन पर जो प्रोजेक्ट हो रहा है, वो जो प्रोजेक्टर है वो सोनी कंपनी का है, ठीक है। अब सोनी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, ये लिनोवो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, राइट। और जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ वो पैनासोनिक कंपनी का कैमरा है। अब ये तीनों अलग अलग कंपनी का अपना अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अंदर का आर्किटेक्चर अलग होगा, उनके अंदर का सॉफ्टवेयर सिस्टम अलग होगा। लेकिन जब मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो ये सिंक में काम करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि अलग कंपनी के डिवाइस है, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक ही है। ये पॉसिबल होता है एपीआई की वजह से। इन अलग अलग कंपनी के डिवाइसेस में ऑटोमेटिकली एक इंटरफेस जनरेट होता है जो उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। अंडरस्टैंड? अगर मेरी बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है और आपकी समझने की स्पीड अगर कम है तो आपको कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप और मैं सेम फ्रीक्वेंसी पर बोल रहा हूँ, आप भी उसी स्पीड से उसको समझ रहे हो, तो हमारा कनेक्शन सही बैठेगा। ये अलग अलग डिवाइसेस में जो कनेक्शन बैठाने का काम करता है बेटा, ये है वो मास्टर टेक्नोलॉजी जिसका नाम है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इसका सास में भी एग्जांपल आने वाला है। अभी के लिए इतना समझो कि अलग अलग टाइप के डिवाइसेस को जब हम किसी डिवाइस दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैसे वो डिटेक्ट कर लेता है। जैसे आपने स्कैनडिस्क का पेन ड्राइव लिया, अपने डेल के लैपटॉप में लगाया, वहाँ पे तुरंत लिख के आता है कि यूएसबी डिवाइस इज अंडर प्रोसेस, फिर आता है कि इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। वो जो प्लग एंड प्ले वाला जो फीचर है, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज एपीआई। अगर एपीआई ना होता, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो आप जानते हो क्या करना पड़ता? आपको पेन ड्राइव भी डेल का लेना पड़ता, आपको प्रोजेक्टर भी डेल का लेना पड़ता, लैपटॉप भी डेल का लेना पड़ता, ये माइक जिससे मैं बोल रहा हूँ वो भी डेल का लेना पड़ता, फिर ये असेंबलिंग की दुनिया ही नहीं होती, आपको सब कुछ एक ही ब्रांड का लेना पड़ता। बट बिकॉज एपीआई इज देयर, आप अलग अलग ब्रांड के साथ मजे ले सकते हो। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एपीआई, है ना। चलिए अब वापस हम लोग, ये तो कुछ अलग डिस्कशन पर चले गए, अब हम लोग वापस आते हैं इंसानों में आते हैं और हमारा नॉर्मल सा डिस्कशन करते हैं। नाउ विल गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकएंड एज अ सर्विस। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर्स
a way to connect their application to backend cloud storage. It provides services such as user management, push notifications, etc. User management, push notifications, etc. अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मेरा खुद का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है लर्न कार्ट, जहाँ से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हम लोग सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो कहाँ चला गया यार वो। तो मेरे इस एप्लीकेशन का ये बैकएंड आपके सामने है, मेरे इस एप्लीकेशन का ये बैकएंड आपके सामने। जैसे अगर आप मेरे एप्लीकेशन पर जाओगे लर्न कार्ड पे, तो आपको ये सारे मेरे प्रोडक्ट्स वहाँ पर दिखेंगे। अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट मार्केटिंग, मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बैकएंड आपके सामने ओपन किया। तो बेसिकली मेरे को एक कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है वो है बैकएंड एज अ सर्विस। अगर मुझे देखना है कि कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक ऐप को डाउनलोड किया, तो देखो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिख रहा है ऐप डाउनलोड्स। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा लिस्ट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डाउनलोडेड द ऐप, किसने कब ऐप को डाउनलोड किया और किसने कौन सा कोर्स परचेस करा है, कौन क्या देख रहा है, वो सारा कुछ मेरे को एनालिटिक्स यहाँ पर दिखता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कंपनी जो मुझे प्रोवाइड कर रही है बेटा, वो क्या है, बैकएंड एज अ सर्विस। मेरी सर्विस मतलब मेरे ऐप को बैकएंड स्टोरेज जो प्रोवाइड कर रहा है या उसको मैनेज करने के लिए जो मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज बैकएंड एज अ सर्विस। अब ये क्या फंडा है भैया, डेस्कटॉप एज अ सर्विस का क्या मतलब होता है? चलिए इसको रीड करेंगे, बड़ा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। इट इज एन इंस्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू द एंड यूजर टू यूज डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन विदाउट बाइंग एंड मैनेजिंग देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। DTaaS इज अ पे पर यूज क्लाउड सर्विस डिलीवरी मॉडल। अब ये डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है? अब देखिए जरा, ये है मेरा कंप्यूटर, हम इसी को डेस्कटॉप कहते हैं। जैसे ये डेस्कटॉप से अगर मुझे माय कंप्यूटर में जाना है तो मैं दिस पीसी पर डबल क्लिक करूंगा तो माय कंप्यूटर में आ गया, ठीक है। मुझे किसी स्पेसिफिक फोल्डर को ओपन करना है, मैं लोगोज में चला गया तो मेरे वाले जो भी मेरी कंपनी का लोगो है वो सब कुछ मैंने डेटा यहाँ पर स्टोर कर रखा है, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मुझे कंप्यूटर के सेटिंग्स में जाना है तो मैं कहाँ से जाऊँगा, ये विंडोज़ के बटन पे गया, सेटिंग्स पर मैंने क्लिक किया और मैं सेटिंग के अंदर आ गया। ये मेरे कंप्यूटर का पूरा अंदर का है, ये यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ब्राइटनेस चेंज कर सकता हूँ, नेटवर्किंग को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, वाईफाई का पासवर्ड सेट कर सकता हूँ, किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकता हूँ, मैं जो चाहे वो यहाँ पर कर सकता हूँ, या विंडोज़ को अपडेट भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये डेस्कटॉप क्या प्रोवाइड कर रहा है मेरे को, इट इज एक्टिंग एज अ रिमोट कंट्रोल थ्रू विच आई कैन ऑपरेट माई हार्डवेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये वो रिमोट कंट्रोल है कि जिसकी वजह से मैं अपने हार्डवेयर को क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो आपको सर्विस प्रोवाइडर ऐसा वर्चुअल रिमोट कंट्रोल बना के देंगे। अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट अस से फॉर एग्जांपल, आपने सर्वर लिया आईबीएम से, ठीक है, आपने नेटवर्किंग की सर्विस ले ली किसी दूसरी कंपनी से, आपने डेटाबेस ले लिया ओरेकल से। अब तीन अलग अलग कंपनी से आपने तीन अलग अलग सर्विस ले रखी है, बट यू वांट अ कॉमन प्लेटफॉर्म जिधर से ये तीनों सर्विस एक साथ जुड़े और आपको बस उस पर बैठ के मैनेज करे। आपको अलग अलग लॉगिन करने का आपको मजा, आप बोलोगे यार इधर भी लॉगिन करूँ, उधर भी करूँ, उधर भी करूँ, मेरे को क्या सिर्फ लॉगिन करने का टाइम है क्या? इट्स बेटर कि इफ आई गेट अ रिमोट कंट्रोल, तीनों सर्विसेज पैरेलली कैसे एक्सेस करूँ मैं। तो ऐसी भी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है जो आपको ये वर्चुअल रिमोट कंट्रोल बना के देती है। लेकिन क्योंकि ये डेस्कटॉप की तरह काम करता है, इसीलिए बेटा इसका नाम क्या है, डेस्कटॉप एज अ सर्विस। तो व्हाट इज अ नेम ऑफ दैट थिंग, डेस्कटॉप एज अ सर्विस। तो यहाँ पर इंस्टेंसेस ऑफ आस खत्म होते हैं। एक बार रिपीट करेंगे, व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, नेटवर्क एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस, backend as a service and desktop as a service। देखो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा हौसला बनाए रखना है। आज में हमने दो आंसर करे, एक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स करा, एक उसका इंस्टेंस किया। अगला कॉन्सेप्ट है पास। पास क्या होता है मैंने आपको बताया, इसमें कोई आंसर नहीं है, इसमें केवल एक ही आंसर है, व्हाट इज पास, व्हाट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जो ऑलरेडी हमने कर लिया। इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कोई एक्स्ट्रा आंसर नहीं है। और फिर लास्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें बस एक ही आंसर है, व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज, वही इंस्टेंसेस ऑफ सास, या कह लो इसको इंस्टेंसेस, एक ही आंसर है।
तो देखो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कॉन्सेप्ट्स तो मैंने आपको सिखा दिए पिरामिड के शेप में सब कुछ। तो पास में कुछ अलग से है भी नहीं, यहाँ पर देखिए नोट्स में आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में केवल एक्सप्लेनेशन है और फिर सीधा नीचे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, बीच का हिस्सा इंस्टीट्यूट ने गायब कर दिया। तो वो बहुत अच्छा करा उन्होंने, नहीं तो इधर भी बहुत सारा आंसर था, कैरेक्टरिस्टिक्स भी था, उसके इंस्टेंसेस भी थे और कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स भी थे, तो वो सारा कुछ कचरा इन्होंने हटा दिया। अब बच्चे कह रहे सर जब हटाना ही था तो सबसे हटा लेते, केवल पास से हटा के इनको क्या मिल गया। बेटे अब आईसीआई के सामने ना कौन क्या बोले, मतलब उनको जो ठीक लगता है वो वही करेंगे, तो हमें बस जैसा दिया है वैसा पढ़ना है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वी हैव ऑलरेडी डन। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एक ही आंसर है, दैट इज इंस्टेंसेस, और उसमें भी केवल 3 है, टेस्टिंग, एपीआई एंड ईमेल। ये करेंगे और उसके बाद आज का क्लास एंड करेंगे, ठीक है। सो लेट अस जंप ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ सास। सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अच्छा, आप और मैं कौन सा सर्विस यूज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म की सॉफ्टवेयर? व्हाट डू वी यूज? ऑब्वियसली वी यूज द सॉफ्टवेयर, मतलब ये हमारा पार्ट है। तो इसके एप्लीकेशन एरियाज देखो क्या क्या है। सबसे पहला है टेस्टिंग एज अ सर्विस। ओ तेरी, ये टेस्टिंग एज अ सर्विस क्या होता है, मतलब देखेंगे। टेस्टिंग एज अ सर्विस, ये देखो आगे इधर वापस मैंने बताया था आपको, पहले एपीआई सास में आ गया एपीआई एज अ सर्विस एंड ईमेल एज अ सर्विस। चलो इसको रीड करेंगे, टेस्टिंग एज अ सर्विस क्या है। दिस प्रोवाइड्स यूजर विथ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैपेबिलिटीज सच एज generation of test data, generation of test cases, execution of test cases and the test result evaluation on pay per use basis। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इमेजिन करो आपने और मैंने मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी चालू करी, हम दुनिया का तोड़ सॉफ्टवेयर बना रहे, बहुत ज़बरदस्त। हमने सोचा कि साल ये फेसबुक को बिल्कुल तोड़ देंगे, आज ऐसा बनाएंगे बिल्कुल कि फेसबुक को ही तोड़ देंगे, इतना ज़बरदस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो हमने बना लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी टेस्टिंग जरूरी होती है। भैया जब जिंदगी में पहली बार आपने मैगी बनाई होगी ना, तो किसी दूसरे को देने के पहले खुद टेस्ट किया होगा आपने, हाँ। तो मैगी को भी अगर आप टेस्ट कर रहे हो बेटा, तो ये तो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो टेस्ट तो आपको करना पड़ेगा। तो बट लेकिन क्योंकि हम एक स्टार्टअप कंपनी है, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि लोगों को बैठाए, उनको सैलरी दे और उनसे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करवाए, बिकॉज सॉफ्टवेयर तो कई दिनों बाद बनेगा, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी, तब तक इनको फोकट में सैलरी देनी पड़ेगी। तो क्या करें हम? तो मार्केट में ऐसी कंपनीज अवेलेबल है जो कहती है कि देखो भैया हम तो बैठे वेले, हम जो है हमारे पास कोई काम नहीं है, अगर आपको आपका सॉफ्टवेयर हमसे टेस्ट करवाना है तो आप आपका सॉफ्टवेयर हमें भेज दो, हम टेस्ट करेंगे और आपको रिजल्ट बता देंगे। हम टेस्ट करेंगे, रिजल्ट बताएंगे, टेस्ट करेंगे, रिजल्ट बताएंगे, आप हमें बस टेस्टिंग का पैसा दे दो। तो विच इज़ अ एसेट लाइट मॉडल, इट्स बेटर टू टेक टेस्टिंग एज अ सर्विस। तो ये भी मार्केट पे कंपनीज अवेलेबल है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एपीआई। नेक्स्ट है एपीआई। अभी जैसे आपने और हमने मिलके सोचा कि चलो यार एक कंप्यूटर ही बना डालते, ये इतना ईआईएस का सब्जेक्ट सीख लिया, अभी इतना इतना नॉलेज आ गया टेक्नोलॉजी का कि अपना एक लैपटॉप ही बना डालते, है ना। तो हमने बना दिया अफलातून, ऐसा ब्रांड ही हमने बना दिया अफलातून, जैसा डेल, कॉम्पैक्ट, एचपी, अपना एक ब्रांड है अफलातून। ये ब्रांड में हम कंप्यूटर बना रहे हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर दूसरे डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। हमारे कंप्यूटर में सैनडिस्क का, एचपी का पेन ड्राइव चलना चाहिए, तो वो चलने के लिए हमको एपीआई लगेगा। तो हमारे पास दो तरीके, हम अपना एपीआई खुद बना ले या ऑलरेडी जिसने बनाया उससे रेंट पर ले ले। तो विच इज़ अ बेटर ऑप्शन? भाई ऑलरेडी जब बना हुआ है तो तुमको क्यों बनाना है, तुमको क्यों मेहनत करनी है? जब वो चीप रेट पर अवेलेबल है तो उसको रेंट पर ले लो ना। तो ऐसी कंपनी जो आपको एपीआई प्रोवाइड करेगा, तो वो जो आपको प्रोवाइड करेगा उसको हम क्या कहते हैं? एपीआई एज अ सर्विस। देखो क्या होता है, ये जो बातें ना, अब जैसे देखो अकाउंट्स है या लॉ है या इकोनॉमिक्स है, या आप 11th स्टैंडर्ड से सीख रहे हो, तो वो ऐसा अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो चुकी है। टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपके ज़िंदगी में अभी इंटर लेवल पर आया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लेट आया है। तो कभी कभी चीज़ें डाइजेस्ट करने में थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत सी होती है, बट बिलीव मी, मेरे साथ चलते जाना आप, जब तक हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा आप में वो
टेक्नोलॉजी को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो डेवलप हो जाएगी, है ना। आपके मन में कई बार ऐसा आता होगा, यार ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है बेटे, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट क्यों होता है, कोई लॉजिक है क्या उसका? नहीं ना, हमको तो हिसाब किताब रखना है, इसीलिए हमने उसको डेवलप करा है। तो ये टेक्नोलॉजी भी एक डेवलप थिंग है, ये ऑलरेडी टेस्टेड और डाइजेस्टेड है, इसका सिर्फ नॉलेज तुम्हारे ज़िंदगी में अभी आया है, इसे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसकी आदत पड़ जाएगी आपको। लास्ट देखिए, ईमेल एज अ सर्विस। अच्छा, ईमेल एज अ सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? जीमेल पे तुम्हारा अकाउंट तो होगा ही होगा, याहू पे होगा ही होगा, हॉटमेल पे होगा तुम्हारा अकाउंट, रेडिफ मेल पे भी हो सकता है। तो बेसिकली वो हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? ईमेल एज अ सर्विस। और उसका तो पैसा भी नहीं चार्ज करे, जीमेल तो पहला 15 GB आपको फ्री दे रहा है, वो उसका रेवेन्यू मॉडल है। दैट इज दैट थिंग। तो यहाँ पर जो 3 बड़े सर्विस मॉडल्स है उसका नॉलेज यहाँ पर ख़त्म होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अभी तक के इन 3 कॉन्सेप्ट के कोई भी आंसर में कहीं भी आपको कोई डाउट है? सारे बच्चे, क्या आपको सही तरीके से समझ में आ रहा है? और मैं वापस जो बोला वो याद रखो कि थोड़ा अगर आपको टेक्नोलॉजी कभी पढ़ाई करने में अनकंफर्टेबल सी लगे तो याद रखना कि 11th स्टैंडर्ड में डेबिट क्रेडिट पहले आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगा था। डेप्रिसिएशन का चैप्टर आपको पहली बार जब आपने पढ़ा था आपको नाइटमेयर के जैसा लगा था। आज डेप्रिसिएशन आप चुटकियों में कैलकुलेट कर लेते हो, है ना। पहले आपको समझा ही नहीं कि कॉन्सेप्ट साला होता क्या है, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना है, लेकिन अब वो सवाल आता है कि आपके मन में क्यों, वो यूज टू हो चुका है। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी का है भाई, धीरे धीरे ये यूज टू हो जाएगा। सिर्फ इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, इसका नॉलेज आपकी ज़िंदगी में इंटर लेवल पर दिया है। पहले से दे देते तो पहले से आपको याद होता, या फिर अगर शायद अगर आपने 11th-12th में आईटी वाला सिलेबस लिया होगा तो उसमें ये सब तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपको है। और बात तो इंटरेस्ट की बात है, सिंपल है। अब इसमें से और क्या बच गया, जस्ट लेट मी सी, वी हैव सम मोर टाइम। चलिए, ये अदर सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये अगले 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो इसको हम कवर कर लेते हैं। बस ये ब्लू टेबल देखिए, 4 ही कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम आपको टाटा बाय बाय कर देंगे, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा आपको। बट ये आज नहीं सिखाया तो कल मुझे वापस से ये पूरा रिपीट करके फिर सिखाना पड़ेगा, तो प्लीज़ अगले 5 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए। हाँ जी, अदर सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी तक तो 3 मेन देखे हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब दुनिया में एक रूल होता है कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, यू हैव टू इवॉल्व। तो ये जो सर्विस मॉडल है ये उन सर्विस मॉडल के बाद में आए, इसीलिए इनको नाम दिया गया अदर सर्विस मॉडल। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड के एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, नाम देखिए इसका, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। कोई आपको कम्युनिकेशन की सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकता है? सर ये क्या, इसका मतलब कुछ बैठ नहीं रहा, मतलब दिमाग में। एग्जाम्पल लेते हैं, बैठ दिमाग में क्या सब जगह बैठ जाएगा। देखो, आप में से बहुत से बच्चों ने अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग तो करा ही होगा। जब आप फ्लिपकार्ट पे जाकर के ऑर्डर प्लेस करते हो तो ना आपको एक तुरंत मोबाइल पर मैसेज आता है, और वो मैसेज ना किसी अजीब व गरीब डेस्टिनेशन से आता है जहाँ पे ऐसा लिखा होता है BZ फ्लिपकार्ट, और ऐसा लिख के आता है हेलो जी की हाल चाल, ऐसा नहीं लिखा होता। वहाँ पे क्या लिखा होता है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। फिर जब आपका ऑर्डर शिप हो जाता है फिर से इसी अजीब व गरीब डेस्टिनेशन से आपको मैसेज आता है LM, फिर यहाँ पे लिखा होता है फ्लिपकार्ट, और आपको मैसेज आता है योर ऑर्डर हैज़ बिन शिप्ड। जब ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी होता है फिर भी आपको ऐसी अजीब व गरीब जगह से मैसेज आता है, और जब ऑर्डर डिलीवर हो जाता है फिर वही चीज़ होती है, किसी अजीब व गरीब डेस्टिनेशन से आपको मैसेज आता है। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके साथ? ऐसे मैसेज आपको आते कि नहीं आते? आता है ना। बट कभी आपने खुद से सवाल किया है, यार ये BZ LM ये चल क्या रहा है, मतलब ये ABCD क्यों खेल रहे हैं हमारे साथ? ये कभी BZ बोल रहे हैं, कभी LM बोल रहे हैं, लेकिन आगे फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, तो ये BZ LM का क्या चक्कर है? अब आपको बताएंगे कि ये चक्कर क्या है। अंडरस्टैंड, बेसिकली फ्लिपकार्ट ने क्या कर रखा है
किसी टेलीकॉम कंपनी से, एग्जाम्पल ले लो BSNL, अब मुझे नहीं पता इन्होंने एग्जैक्टली कौन से टेलीकॉम कंपनी से टाई अप करा है, बट हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे कि BSNL से टाई अप किया है। अब BSNL टेलीकम्युनिकेशन में बहुत मतलब माहिरत, काफ़ी ओल्ड कंपनी है तो इनको अच्छा नॉलेज है। तो इन्होंने क्या करा, अपना एक मैसेजिंग सर्वर फ्लिपकार्ट को रेंट पर दे दिया। तो अब क्या होता है, जब कभी भी कोई कस्टमर फ्लिपकार्ट पर आकर परचेसिंग करता है तो उस नंबर पे, उस कस्टमर के नंबर पे इस मैसेजिंग सर्वर से मैसेज जाता है हमेशा। ऑर्डर शिप हो गया, ऑर्डर प्लेस हो गया, आउट फॉर डिलीवरी हो गया, डिलीवरी हो गया, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं। इसीलिए आपको हर बार ऐसा आता है BZ फ्लिपकार्ट, LM फ्लिपकार्ट, फलाना फ्लिपकार्ट, ढिमकाना फ्लिपकार्ट, बी पूरा ABCD आपको पढ़ा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर BSNL ने फ्लिपकार्ट को जो प्रोवाइड किया है बेटे, दैट इज नथिंग बट कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, और इसका चार्ज फ्लिपकार्ट BSNL को देगा, लेकिन उसका प्रसाद आपको मिलता है, समझे। तो जब कभी भी आपको किसी ऐसे अजीबोगरीब डेस्टिनेशन से मैसेज आ रहा है तो समझ लेना उस कंपनी को कोई दूसरी टेलीकॉम कंपनी कम्युनिकेशन का सर्विस दे रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल? यस सर। सो इस तरीके से होता है। आगे देखिए, अगला पार्ट है डेटा एज अ सर्विस। डेटा एज अ सर्विस, अब ये डेटा कौन देता है हमको? ऐसा कोई डेटा घर लाके डिलीवरी देगा क्या आपको? लो बेटा आपका डेटा, अरे क्या लाइन बोल दी मैंने, मतलब लो बेटा आपका डेटा, ऐसा कोई सर्विस ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइड करता है क्या आपको? तो ये डेटा एज अ सर्विस कौन किसको प्रोवाइड करेगा? सिंपल है, देखिए, अगर मुझे ये जानना है गूगल का जो सर्च इंजन है बेटा, वो आपको सारा जो दे रहा है वो डेटा नहीं तो और क्या है? तो बेसिकली गूगल का सर्च इंजन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो है डेटा एज अ सर्विस। जैसे मुझे ये जानना है कि US में या नासा में अभी क्या चल रहा है, तो आई विल जस्ट टाइप नासाज नेक्स्ट मिशन, मैंने टाइप किया और मैंने एंटर किया, और उसके रिलेटेड इंटरनेट पर जो भी, जिसने भी कहीं भी कुछ भी लिखा है वो सारा डेटा, अरे भैया इधर आ जा, उधर कहाँ चला गया, हाँ, तो उसके रिलेटेड पूरे इंटरनेट पर जहां भी जो भी कुछ भी है वो सारा मेरे को गूगल ने एक लिस्ट फॉर्म में दे दिया, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, इमेजेस, ओपिनियंस, सब कुछ। और देखिए नीचे कितना बड़ा है, अगर मैं किसी भी पेज पर क्लिक करूंगा तभी भी गूगल मेरे को बताता ही जा रहा है, बताता ही जा रहा है, बताता ही जा रहा है। तो बेसिकली गूगल मेरे को क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है? डेटा एज अ सर्विस दे रहा है। गूगल इज प्रोवाइडिंग मी डेटा एज अ सर्विस। हाँ, उसके लिए वो मुझसे चार्ज नहीं कर रहा, वो किसी और से चार्ज कर रहा है, वो उसका बिजनेस मॉडल है, बट बेसिकली जो वो कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज डेटा एज अ सर्विस। एग्जाम्पल लिख लेना, गूगल सर्च इंजन, ठीक है। अभी अगला, सिक्योरिटी एज अ सर्विस। सिक्योरिटी एज अ सर्विस, रात को आपने सुना होगा, जागते रहो मेरे भरोसे मत रहो। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, क्या उसका कोई एग्जाम्पल आ रहा है कि इधर? नहीं बेटा, हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में। तो सिक्योरिटी एज अ सर्विस का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर? देखिए क्या है ये, it is an ability given to the end user to access the security service provided by the service provider on the pay per use basis। एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आएगा। It is a new approach as to security in which cloud security is moved into the cloud itself, whereby cloud service users will be protected from within the cloud using a unified approaches to threats। सर सिंपल भाषा में कुछ समझ में नहीं आया, बताता हूँ। सिक्योरिटी एज अ सर्विस, देखिए जब कभी भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर जो है उस वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी लिखी होती है। उस वेबसाइट की क्या होती है? प्राइवेसी पॉलिसी लिखी होती है कि आप जो डेटा इस वेबसाइट को प्रोवाइड कर रहे हो वो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सेफ है। अच्छा, आपने ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में सुना है क्या? ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हैव यू हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? अच्छा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में तो सुने हो, हाँ या ना?
तो तो मुझे बताना आपके कंप्यूटर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कौन सा यूज करते हो आप? क्विक हील यूज कर रहे हो। तो बेसिकली क्विक हील या फिर नेट प्रोटेक्टर जो यूज करते हो वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। बट देर आर कंपनीज, एक ब्रांड का नाम ले रहा हूं मैं, मैकफ्री, जो क्या करता है आपको एक ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जब तक आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने डेटाबेस में बैठकर आपके कंप्यूटर का सिक्योरिटी मैनेज करेगा। मतलब इंटरनेट से आने वाले जो थ्रेट्स है उससे आपके कंप्यूटर को बचाएगा। जैसे इंटरनेट कनेक्शन कट हो गया उसकी सिक्योरिटी आपके कंप्यूटर पर खत्म हो गई। जैसे ही आपका कंप्यूटर इमीडिएटली जो है इंटरनेट से जुड़ता है वापस उसकी सिक्योरिटी आपको ऑन हो जाती है। तो बेसिकली वो जो मैकफ्री आपको प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है? सिक्योरिटी एज अ सर्विस। ठीक है। और आज का लास्ट पार्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, आइडेंटिटी एज अ सर्विस। आइडेंटिटी एज अ सर्विस, जो कहेंगे आइडियाज, आइडेंटिटी एज अ सर्विस। नाउ व्हाट इज एन आइडेंटिटी? कंप्यूटर की दुनिया में तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? फेसबुक को कैसे पता चलता है कि मैं ही रचेंद्र मुंदड़ा हूं? फेसबुक को कैसे पता चलता है कि भैया यही बच्चा जो है वो आप ही आप हो? ये फेसबुक को कैसे पता चलता है? हाउ डज फेसबुक कम टू नो दैट मैंने ही मेरे अकाउंट को एक्सेस किया है? व्हाट इज द कंट्रोल पॉइंट? कौन बताएगा? बोलिए। सही जा रहे हो। आईडी और पासवर्ड। बेसिकली फेसबुक के लिए मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरा आईडी और मेरा पासवर्ड। करेक्ट। तो दैट इज दैट सर्विस, आइडेंटिटी एज अ सर्विस। कंप्यूटर की दुनिया में जब कभी भी आप कहीं पे अकाउंट बनाते हो किसी वेबसाइट पे तो आपको बेसिकली आपका एक आईडी और एक पासवर्ड बनाया जाता है और वही आपकी पहचान है वर्चुअल दुनिया में, है ना। वर्चुअल दुनिया में आपकी पहचान है क्या? आप बोलोगे सर मेरा फोटो, अरे तुम्हारा फोटो रखो बाजू में। वर्चुअल दुनिया में कंप्यूटर के एंगल से सोचो, तुम्हारी पहचान है तुम्हारा आईडी और पासवर्ड। सो दैट इज बेसिकली योर आइडेंटिटी। ठीक है, ये यहाँ तक तो बात समझ में आती। अब हमने एक नया वेबसाइट बनाया और हम चाहते हैं कि यूजर्स हमारे वेबसाइट पे आकर अकाउंट बनाए, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाए। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको एक सेपरेट सर्वर लगाना पड़ता है जहां पर सबके लॉगिन आईडी और पासवर्ड स्टोर रहेंगे और इसमें आपको सिक्योरिटी भी लगानी पड़ती है। तो आपके पास दो तरीके, एक तो पहले ये सब कुछ खुद डेवलप कर लो खर्चा करके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। दूसरा तरीका, किसी ऐसी कंपनी से वो आइडेंटिटी एज अ सर्विस रेंट पर ले लो। मतलब जब तुम्हारा यूजर, हमारा यूजर जब अपने वेबसाइट पे आएगा तो वो आईडी पासवर्ड जो डालेगा वो हमारे सर्वर में स्टोर नहीं होगा, वो उस दूसरे कंपनी के सर्वर पर स्टोर होगा जो हमको ये सर्विस दे रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एज अ सर्विस। तो हमारे यूजर्स का जो सारा डेटा है वो कहाँ है? डेटा मतलब नॉट उनका पर्सनल डेटा, लेकिन उनके आइडेंटिटी के रिलेटेड डेटा, उनका आईडी पासवर्ड दूसरे जगह पर स्टोर होगा। बिकॉज बेटा वो आईडी पासवर्ड वाला सिक्योरिटी डेवलप करना, उसका सर्वर लगाना, उस पर सिक्योरिटी लगाना, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है और बहुत खर्चा भी होता है। तो क्यों करना है जब आपको रेंट पर मिल रहा हो? तो ये जो आपको प्रोवाइड करेगा कोई मार्केट से, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी एज अ सर्विस। So these are the other service models of cloud computing: communication as a service, data as a service, security as a service, and identity as a service. Okay, so that's all for today. Thank you.